हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम जेएलओ का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 12 करेंगे। अभी तक हमने पार्ट नंबर 11 तक 1 से लेकर 118 17 तक क्वेश्चन कराते हैं। बाकी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने नया सिलेबस जेएलओ के लिए डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नया सिलेबस आ गया आरपीएससी का, जेएलओ का, जेडीए का, ठीक है। यही सिलेबस आरपीएससी का जेएलओ का रहने वाले, जो और भी एग्जाम जेएलओ का जो आरपीएससी एग्जाम कराती है, कम से कम उसका सिलेबस भी सेम रहने वाला है। नए एक्ट आने वाले बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप कीजिए। और बाकी हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। और जो एपीओ के अंदर अभी जो वैकेंसी आई है, एपीओ के अंदर अभी जो मेंस का रिजल्ट आया उसके अंदर 4 जनों को ही पास किया। तो ये पोस्ट सारी दोबारा से आएंगी, यानी 250 के लगभग पोस्ट दोबारा से आएंगी, या 200-250 के लगभग दोबारा से पोस्ट आने वाली है एपीओ की, ठीक है। और जेएलओ की पोस्ट आएंगी, ठीक है। तो जेएलओ की भी आप तैयारी साथ में रखें, और आरजीएस की भी तैयारी साथ में रखें। आरजीएस की भी पोस्ट अच्छी खासी आने वाली है, और जेएलओ की भी पोस्ट अच्छी खासी आने वाली है, और एपीओ की भी, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और कोर्ट में भी जाते रहिए, कोर्ट में भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा भी रहेगा आगे भी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कोर्ट में भी जाइए और अपनी तैयारी भी करते रहिए कंटिन्यू। जैसे ही वैकेंसी आती है तो 2026 में ये वापस एपीओ की वैकेंसी आएंगी, तो इसमें आप वापस से लग जाना अच्छे से, ठीक है। आरजीएस की वैकेंसी आने वाली है, जेएलओ की वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो तैयारी अपनी करती रहें कंटिन्यू, ठीक है। और कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आज का क्वेश्चन है 118 से आज स्टार्ट करें, ठीक है। इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव व्यापार निषिद्ध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 21A के अंदर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इज डिक्लेयर प्रोहिबिटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23, 22, 24, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 118 का राइट आंसर आपको देना है कि किस आर्टिकल में यह कहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव व्यापार को निषेध किया गया है, निषेध घोषित किया गया है, ठीक है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इज डिक्लेयर प्रोहिबिटेड बाय इन विच आर्टिकल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 23 डील करता है मानव को व्यापार के लिए, मानव व्यापार के लिए निषेध किया गया है आर्टिकल 23 के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 119 का, न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी भुगतान अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था। संजीत राय बनाम राजस्थान राज्य, देना बनाम भारत संघ, और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ राज्य, ठीक है। PUDR बनाम भारत संघ। तो पेमेंट ऑफ वेजेज lower than minimum wages is violative of Article 23 is declared by Supreme Court in case Sanjit Roy versus State of Raj, Dina versus Union of India, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वैसे राइट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी संजीत राय बनाम राज्य राजस्थान राज्य, संजीत राय। और इसका सेकंड भी फोर्थ भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों केस दे रहे तो ऑप्शन दोनों ही राइट होंगे, ठीक है, 1 और 4, ठीक है। वैसे करेक्ट आंसर इसका ये पहला होना चाहिए, संजीत राय बनाम राजस्थान राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इसका बताओ फटाफट से। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों तथा जोखिम भरे कार्यों में नियोजन का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिषेध किस नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की अनुपालना है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40। आर्टिकल 24 of Indian Constitution prohibiting employment of children below age of 14 years in factories and hazardous employment in compliance of which director principal state policy? Article 39A, 39, 41, 40।
ठीक, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 39 इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। आर्टिकल 39 इज करेक्ट आंसर। इसके अंदर ये डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बोला है। ठीक है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाइल्ड के, जो बच्चों के जो प्रोविजन दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 21A जो डील करता है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये राज्य यानी कि प्रोवाइड करेगा यानी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों को, यानी 6 साल से लेके 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इन मैनर एज अ स्टेट टू प्रोवाइड लो में बी डिटरमाइंड। ठीक है, आर्टिकल 24 डील करता है प्रोहिबिशंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, यानी कि जो निषेध करता है यानी बच्चों को, यानी जो फैक्ट्रीज होते हैं बड़ी बड़ी, इनमें काम करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे बच्चे 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं तो वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 24 का वोलेशन हो जाएगा। नो चाइल्ड सेल बी बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स सेल बी एम्प्लॉय इन द वर्क इन फैक्ट्री और नमाइन, कोई किसी भी खान के अंदर इंगेज इन एनी हजार्डस, कोई भी जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे वो बच्चे काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो वह आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 डील करता है स्टेट सेल बी पर्टिकुलर डायरेक्ट टू पॉलिसी टूवर्ड द सिक्योरिंग, तो इसका जो क्लोज ई कहता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन वुमन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज, दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स बाई economic necessity to entire avocations unsuited to their age of strength। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, इसका बताओ फटाफट से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 22 या 25 या 29 या 30? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फ्रीडम रिलीजन्स? फ्रीडम रिलीजन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल है कौन सा है वो करेक्ट आंसर आपको देना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 25 डील करता है, अनुच्छेद 25। ठीक है, आर्टिकल 25 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 22 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केस। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसको आप याद कर लो। ठीक है, आर्टिकल 22 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन सर्टेन केस। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, तो प्रोटेक्शन पर्सन अरेस्ट डिटेन इंश्योरिंग दैट आर इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि उसको अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। राइट टू कंसल्ट द लॉयर, यानी लॉयर से वो बात कर सकता है। ठीक है, ये उसके राइट है। एक अगर किसी पर्सन को कोई अरेस्ट कर ले, पुलिस अरेस्ट कर ले, तो वो अरेस्ट कर ले तो उसका राइट है कंसल्ट करने के, लॉयर से बातचीत करने के लिए। ठीक है, उसको वहाँ छुड़ाने के लिए उसका राइट है। ठीक है, आर्टिकल 25 डील करता है राइट टू फ्रीडम रिलीजन्स की बात करता है यानी फ्रीडम टू कंसाइज फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 29 डील करता है कल्चर एजुकेशन राइट की। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इंश्योरिंग दे आर नॉट डिनाई एडमिशन इन स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन्स रेस कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, और आर्टिकल 39 डील करता है कल्चर एजुकेशन राइट की बात करता है। दोनों आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, गिव ऑल माइनॉरिटीज राइट टू स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर देयर इज ओवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल 29 और 30 डील करते हैं कल्चर एजुकेशन राइट से डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे जो आर्टिकल 26 डील करता है यानी फ्रीडम मैनेज रिलीजन्स अफेयर का। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू पे टैक्स प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स। 28 डील करता है फ्रीडम टू फ्रॉम अटेंडेंस रिलीजन इंस्ट्रक्शंस। और ये दोनों आर्टिकल राइट टू कल्चर एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटी स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए दोनों आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 इसका बताओ निम्न में से कौन सा वाद हेबियस कॉर्पस के वाद से के नाम से प्रसिद्ध है? नाज फाउंडेशन बनाम NCT
ऑफ दिल्ली, ठीक है। या विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, एडीएम जबलपुर बनाम एएस शुक्ला दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग विमेंस फोरम बनाम भारत संघ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नो हैबियस कॉर्पस केस? नाज फाउंडेशन, एनसीटी दिल्ली, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एडीएम जबलपुर केस, एसएस शुक्ला, या दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, एडीएम जबलपुर वर्सेस एसएस शुक्ला इज करेक्ट आंसर, जो हैबियस कॉर्पस रिट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123, इसका बताओ फटाफट से। अनुच्छेद 14 और 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? 25वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, या 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन? आर्टिकल 31 क्लोज C giving effect to certain directive principles over the fundamental right under Article 14 and 19 is incorporated in Constitution by which of the following Constitution amendment? तो कौन सा अमेंडमेंट है जो आर्टिकल 31 क्लोज सी के अंदर किया गया था? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 और 19 इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कब ये इनकॉर्पोरेटेड किए गए थे? 25वां अमेंडमेंट, 21वां अमेंडमेंट, 24वां अमेंडमेंट, या 31वां अमेंडमेंट? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 123 का। ठीक है, 123 इज राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, 123 का। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 25वां जो अमेंडमेंट हुआ था। इसके कौन सा 25? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। 25वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर तो ये इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, 25वां अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इसका फटाफट से आप राइट आंसर दीजिए। यानी कि क्रमकारों में उपयुक्त एवं मानवीय कार्य दर्शाएं प्रदान करने हेतु संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जस्ट ह्यूमन कंडीशन वर्क बी प्रोवाइड टू वर्कर? आर्टिकल 41, 43A, 43, 42। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देना है। तो कौन सा आर्टिकल है जो इंडिया जस्ट टू ह्यूमन कंडीशन वर्क टू प्रोवाइड फॉर वर्कर? ठीक है, तो ये आर्टिकल 42 बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 इज राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 42 42। ठीक, अनुच्छेद 42 इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस वाद में दिए गए हैं? प्रगति वर्मा बनाम साइटिल जॉर्ज वर्मिन, सल्ला मुद्गल बनाम भारत संघ राज्य, या डेनियल लतीफ बनाम भारत संघ राज्य, जॉन वेलमार्टेन बनाम भारत संघ राज्य? The direction of Uniform Civil Code India given Supreme Court issues in this case Pragati Verma बनाम वर्सेस साइटिल जॉर्ज वर्मिन, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ, डैनियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ, जॉन वालमेटन वर्सेस जॉन वेलमेंटन वर्सेस भारत संघ राज्य? ठीक है, करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा वैसे। ठीक है, सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर दीजिए। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पोषित धार्मिक शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते? ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 25, 26, 28 या 29? Under which article the Constitution of India state the fund religious education institutions cannot be impart the religious institutions? Article 25, 26, 28, 29? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पोषित धार्मिक
शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत कहा गया था वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल यानी कि 28 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। 28 अनुच्छेद 28, ठीक है। आर्टिकल 28 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 28 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर देना है आपको। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का एक ही उद्देश्य है? ऐसा किस केस के अंदर कहा गया था कि उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैज ए सेम गोल, इनका सेम ही उद्देश्य है। किस केस में कहा गया था? योनी कृष्णा वर्सेस आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा, इन द बिजोय कॉटन मिल वर्सेज अजमेर राज्य, या केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फंडामेंटल जो राइट है, जो मूल अधिकार है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, यानी कि हैव ए सेम गोल, उनका एक ही उद्देश्य है। तो किस केस में कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी केशवानंदा भारती केस में ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो केशवानंदा भारती वर्सेज केरल राज्य में कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 128, क्वेश्चन नंबर 128 का बता फटाफट से राइट आंसर दीजिए। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्य किस संविधान में दिए गए हैं? फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 51A हैज बीन डिप्राइव फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेंच, जापान, अमेरिका, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने आरपीएससी ने क्या किया था, इसको इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो आर्टिकल 51 है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो यूएसआर से ली गई है, यूएसएसआर से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर सोवियत यूनियन यूएसआर, ठीक है। अब नाउ इसको रशिया भी कहते हैं, ठीक है। अब किस, तो ये यूएसआर से ली गई है, और ये जो ऐड की गई थी 1976 में की, तो 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर जो रिकमेंडेशन जो कमेटी थी उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 में ए में है, और ये कहाँ से ली गई है? यूएसआर से ली गई, यानी कि नाउ अब क्या है, ये रसिया है, ठीक है। यूएसआर से ली गई जो, और जो अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976, यानी 1976 में 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, जो इस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इस तीनों चीज़ों को याद रखिए आप, ठीक है। इसका बताओ 129, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 124, 126 के अंदर, 123 के अंदर, 125। द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज में बी मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर दीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको देना है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है वो बताना है, ठीक है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 26, 23 या 125, ठीक है। बताओ फटाफट से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 124 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 100 ये सारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके सारे आर्टिकल आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। 124 बात करता है स्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, 125 सैलरीज की बात करता है, ठीक है। 126 डील करता है अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। और 127 अपॉइंटमेंट एडॉक जजेस, ठीक है। और 128 डील करता है अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज, ठीक है। नेक्स्ट 129 बात करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 129, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। 130 के अंदर, ठीक है, 130 के अंदर सीट की बात करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात करता है। और 131 वेरी इंपॉर्टेंट है,
ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है और 131 और 134, 132 134 एप्लीकेंट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 135 जुरिडिक्शन पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट एग्जिस्टिंग लॉ, और 126 वेरी इंपॉर्टेंट एसएलपी यानी स्पेशल लीव अपील की बात करता है, और 137 के अंदर रिव्यू जजमेंट ऑर्डर, ठीक है। और 138 139 एनलार्जमेंट जुरिडिक्शन कन्फर्मेंट ऑफ पावर, ठीक है। 140 वेरी इंपॉर्टेंट एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। 141 वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो बाइंडिंग करेगा सारे कोर्ट को, बाइंडिंग ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट एनफोर्समेंट ऑफ डिग्रीज 142 डील करता है एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज, ठीक है। 143 डील करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंसल्टेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको कहता है एडवाइजरी ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है। 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन किस आर्टिकल में? 143 में। 144 सिविल अथॉरिटी रूल ऑफ कोर्ट इंटरप्रिटेशन की बात करता है, 144 से लेकर 147, ठीक है। और 148 आर्टिकल डील करता है कंट्रोलर ऑडिटर यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और 149 ड्यूटीज ऑफ द पावर ऑफ सीएजी, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताओ फटाफट से 130 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायालय घोषित करता है? अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभी मैंने बताया था, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। 127 126 129 130, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो 130 का राइट आंसर आपको देना है, ठीक है। फटाफट से दीजिए। तो ये 129 किसकी बात करता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है 129, ठीक है। यहाँ पे 129 बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। आर्टिकल 129, ठीक है। अनुच्छेद 129, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नलिखित के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40। द कंसेप्ट ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी थ्रू द पंचायती राज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 43A, आर्टिकल 43, आर्टिकल 40, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर दीजिए। पंचायती राज द्वारा निम्न स्तर पर द कंसेप्ट ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी थ्रू द पंचायती राज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ठीक है। जो पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल यानी 40 डील करता है? आर्टिकल 40, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 132 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इंडिया एक्साइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन, अभी मैंने बताया था, बताइए फटाफट से। 141 140 142 143, ठीक है। तो भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है वो आपको बताना है, ठीक है। 132 का राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे 143 अनुच्छेद आर्टिकल 143 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 143 इज राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका बताओ फटाफट से। 133 का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 224 224A 233 233A हाईकोर्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें एक रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट का जो रिटायर्ड जज है, मे बी अपॉइंटमेंट ओनली टू सिट एंड एक्ट एज ए जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो क्या वो हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है, वहाँ पे बैठने के लिए एक्ट कार्य कर सकता है, जज ऑफ हाई कोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में दे रखा है प्रोविजन वो आपको बताना है, ठीक है। तो किस आर्टिकल में ये चीज़ें दे रखी है 133 के अंदर, ठीक है, वो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 124A के अंदर ये बात कही हुई है, ठीक है। आर्टिकल 224A
ठीक है। इसके अंदर कही है भारत के इसके उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय का जो रिटायर्ड जो न्यायाधीश है, ठीक है, कि जो नियुक्ति उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए हो सकती है। ठीक है, बैठने और कार्य करने के लिए हो सकती है। ठीक है, सिट एंड एक्ट ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये 124 ए के अंदर ये आर्टिकल डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट 134 उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? 226, 224, 237, 223। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट हैव पावर ऑफ सुप्रीडेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट। ठीक है, तो उस न्यायालय की अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? 126, 124, 127, 123। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 227 डील करता है। ठीक है, द हाई कोर्ट पावर हैव ए पावर टू सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। 127 राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 134 का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 135। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता? यानी निम्न में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता। भारत सरकार, एक राज्य या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दो कॉरपोरेट घरानों के मध्य विवाद, दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या भारत सरकार एवं किसी राज्य अथवा राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद। आउट ऑफ फॉलोइंग where the Supreme Court does not have original jurisdiction, dispute between Government of India, one more state. Option number 2, dispute between two corporate house. Option number 3, dispute between two more state. Option number 4, dispute between Government of India, any state on one side, one more other state on other side. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी दो कॉरपोरेट घरानों के मध्य डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउस, कॉरपोरेट हाउस ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन के अंदर बाकी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन मोर स्टेट, और डिस्प्यूट बिटवीन टू मोर स्टेट, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सही है, थर्ड इज गलत है, और थर्ड या सेकेंड इज गलत है, थर्ड इज सही है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, और इन वन साइड और वन मोर स्टेट अदर साइड। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा हाई कोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, आर्टिकल 214 डील करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे जुडिशरी के अंदर, आरजीएस के अंदर, और हाई कोर्ट ये एपीओ के अंदर, जेएलओ के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आर्टिकल 214 डील करता है हाई कोर्ट फॉर स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 215 डील करता है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी 215 के अंदर है। 214 बात करता है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 216 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट कैसे बनता है, बन के इसमें क्या क्या कितने जज हैं, वो सारी चीज़ें। यानी कि एवरी हाई कोर्ट शैल बी कंसिस्ट चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अंदर चीफ जस्टिस होता है, बाकी जो अदर जजेज यानी कि उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मे बी फ्रॉम टाइम टाइम डीम फिट एंड नेसेसरी अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 217 की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जजेज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अपॉइंटमेंट और जो क्या क्या शर्तें होती है ऑफिस ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट की। एवरी जज, प्रत्येक जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंटमेंट इज डन बाय वारंट अंडर इज हैंड ऑफ सील। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड, यानी कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, आफ्टर द कंसल्टेशन, किसकी कंसल्टेशन, किसके विचार विमर्श से? एक तो चीफ यानी कि जो सीजीआई है, भारत का जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो राज्य के राज्यपाल हैं, उससे फिर वो हाई कोर्ट, एवरी चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कौन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, किसकी सहमति से कंसल्टेशन करता है? एक तो सीजीआई से और गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जज अदर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आल्सो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन। ठीक है,
तो बाकी जो अदर जजेज हैं हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के इंडिया के, चीफ जस्टिस द अदर कंसर्न द हाई कोर्ट, और गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो राज्यपाल के जो गवर्नर है। इन दिस केस कॉमन हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑल स्टेट कंसर्न इज द कंसल्टेड, ठीक है। इसका जो टेन्योर है वो कितना होता है, ठीक है। तो फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्ड, यानी कि इसकी जो आयु होती है जो जजेज ऑफ हाई कोर्ट की, यानी सेल बी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग अंटिल द एज ऑफ 62 साल होनी चाहिए, ठीक है। 62 ईयर्स हाई कोर्ट के जजों की, ठीक है, ठीक है। जो यानी कि इफ एनी क्वेश्चन अराइज, अगर एज से रिलेटेड या आयु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है हाई कोर्ट के जजों का, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन शैल बी डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट, डिसाइड करेगा, ठीक है। सच डिसीजंस कैन बी मेड आफ्टर द कंसल्टेशन चीफ जस्टिस, ये जो डिसीजन बनेगा आफ्टर द कंसल्टेशन, यानी कि सहमति से, किसकी? सीजीआई की सहमति से बनेगा, CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जो डिसीजन होगा द प्रेसिडेंट इज रिगार्ड सेल बी फाइनल, जो ये फाइनल जो डिसीजन किसका होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को होगा, ठीक है। एज से रिलेटेड जो भी है, जो फाइनल डिसीजन किसका होगा? राष्ट्रपति को होगा। लेकिन ये विचार विमर्श किससे करेंगे? CJI से, ठीक है। एज से रिलेटेड जो भी हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, तो वो डिसाइड करने की पावर है राष्ट्रपति को। और जो डिसीजन कैन बी मेड आफ्टर द कंसल्टेशन, इसका जो डिसीजन लेने के लिए उससे बातचीत किससे करेंगे? CJI से करेंगे। और द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल होगा, राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, फाइनल होगा। ये अनुच्छेद आर्टिकल 213 क्लोज 17 क्लोज 3 के अंदर बात बोलता है, 217 क्लोज 3 के अंदर ये बात कही हुई है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट इज ऑथराइज इश्यूज रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस द प्रेजेंटेड टू हिम बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकता है रिमूवल करने का आदेश, ठीक है, ओनली आफ्टर, बाद में ये प्रेजेंटेड टू हिम बाय पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये मैटर, ठीक। सच ऑर्डर मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट, सेम पार्लियामेंट्री सेशन, जो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसके अंदर ये, तो ये एड्रेस मस्ट बी सपोर्ट बाय स्पेशल मेजोरिटी के रूप में पास होगा। मेजोरिटी भी कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए कितनी? 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, कितनी? 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। प्रजेंट मेंबर ऑफ द प्रजेंट, जो वहाँ पे जो मेंबर उपस्थित है वोटिंग, ठीक है। ग्राउंड ऑफ द रिमूवल शुड बी सेम एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो इसके जो हाई कोर्ट के जजेस के जो ग्राउंड है रिमूव हटाने के, जो सेम रूल जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वही रूल इसके अंदर लागू होंगे। तो प्रूव द मिसबिहेव इन कैपेसिटी, उसको साबित करना पड़ेगा, प्रूव द मिसबिहेव इन कैपेसिटी। द मैनर रिमूव शुड बी आल्सो सेम एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये रिमूव करने का जब क्या क्या प्रोविजन, क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रिमूव द मोशंस मस्ट बी साइन 100 मेंबर, यानी 100 सदस्य, यानी 100 मेंबर सदस्य किसके होने चाहिए? लोकसभा के होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो 50 जो सदस्य हैं, बाकी जो 50 सदस्य किसके होने चाहिए? राज्यसभा के, 100 मेंबर लोकसभा के, 50 सदस्य राज्यसभा के, यानी तो मेजोरिटी कितनी बताई थी वहाँ पे? 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। द मस्ट बी प्रेजेंट टू चेयरमैन, यानी जो वहाँ का चेयरमैन और स्पीकर, ठीक है। तो कैन बी एडमिट द मोशन, कैन बी रिफ्यूज द एडमिट, ठीक है, ठीक है। थर्ड कहता है इन केस एडमिटेंस द मोशन, यानी 3 मेंबर कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द चेयरमैन, 3 मेंबरों की जो कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है, चेयरमैन या स्पीकर इन्वेस्टिगेटेड करेंगे जो भी एलिगेशन लगाए गए थे जजेज के ऊपर, ठीक है। कमिटी फाइंड हिम गिल्टी, ही द हाउस कैन टेक अप कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। नेक्स्ट है मोशन मस्ट बी पास बाय द ईच हाउस, जो मोशन है पास करेगा ईच हाउस, प्रत्येक जो जो ये प्रत्येक हाउस में, यानी राज्यसभा, लोकसभा में, पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी में। देन एड्रेस द प्रेजेंट प्रेसिडेंट रिमूवल, और प्रेसिडेंट पास द ऑर्डर, प्रेसिडेंट पास करेगा ऑर्डर रिमूवल ऑफ द जजेज का, बाद में प्रेसिडेंट पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 229 डील करता है किसकी बात? ओथ की बात करता है। हाईकोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है? राज्यसभा, यानी गवर्नर ऑफ द, राज्यपाल कराता है, राज्य का राज्यपाल, ठीक है, स्टेट गवर्नर ऑफ द स्टेट ये शपथ दिलाता है। 120 के अंदर आर्टिकल 120 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग द परमानेंट जज, ठीक है। और आर्टिकल 121 डील करता है सैलरीज की बात करता है, और आर्टिकल 222 ट्रांसफर जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट, ठीक है।
एक हाई से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र की बात करता है। और 223 बात करता है 123 अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। 223 अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस की। आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट एडिशनल एक्टिंग जजेज, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 224 ए वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 225 बात करता है रिट जुरिडिक्शन पावर ऑफ द हाई कोर्ट की, यानी क्या क्या क्षेत्राधिकार की शक्तियां हैं हाई कोर्ट के पास। एक तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की है, रिट की है, अपीलेंट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कंट्रोल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की पावर शक्ति है, ठीक है। ये सारी चीज़ें शक्तियाँ दे रखी है, ये क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट 126 बात करता है रिट इश्यूज करता है, रिट इश्यूज करता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट इश्यूज द सर्टेन रिट, ठीक है। 5 प्रकार की जो रिट होती है वो इश्यूज करता है हाई कोर्ट, ठीक है, 226 के अंदर। 227 बात करता है पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट बाय हाई कोर्ट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 128 बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस हाई कोर्ट, ठीक है। 229 ऑफिसर ऑफ द सर्वेंट एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। 130 डील करता है एक्सटेंशन जुरिडिक्शन हाई कोर्ट टू सर्टेन यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है 131 इस्टेब्लिशमेंट कॉमन हाई कोर्ट टू मोर स्टेट, ठीक है। हाउ मनी हाई कोर्ट आर दियर इंडिया, अभी तक भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं, तो करंटली इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट कितने हैं। वेरी इस बात का याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम पूछ रहे थे और ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। तो भारत के अंदर अभी 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है। जो जो नया जो हाई कोर्ट हो तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का नया 2019 के अंदर ये नया हाई कोर्ट बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दो ना, लास्ट में इस कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए कि अभी हाउ मनी हाई कोर्ट आर दियर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं। भारत के अंदर जो कितने हाई कोर्ट हैं उनका कौन कितने हाई कोर्ट हैं अभी तक, 23 या 24 या 25 या 26, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को, ठीक है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है सारे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी का, ठीक है। तो कितने हाई कोर्ट अभी तक हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।